चारा घोटाले के बाद क्या लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चारा घोटाला में तो वो खुद फंसे, सजायाफ्ता हुए, सजा काटे भी, जेल के बाहर भी आ गए। लेकिन इस बार जो जमीन के बदले नौकरी, या यूं कहिए कि नौकरी के बदले जमीन का जो मामला है, लैंड फॉर जॉब, अब इस मामले में जो चार्जशीट है जो सीबीआई ने दाखिल किया था, कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है। कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रही है। और अब मैं लालू परिवार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी धर्मपत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी, और उनके जो पुत्र हैं, जो बिहार के इस बार भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी थे महागठबंधन से, तेजस्वी प्रसाद यादव, सब पर संकट गहराता जा रहा है। आज पूरे दिन ये खबर चलते रहा, क्योंकि हालांकि देखिए इसकी सुनवाई पिछले महीने ही 5 तारीख को होनी थी, यानी 5 दिसंबर को, लेकिन कोर्ट में जो है वो टल गया और आज इस पर फैसला आया है। अब इस मामले पर हम चर्चा करेंगे कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव का करियर, राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य सब अंधकार में है, क्योंकि अगर इसमें सजायाफ्ता वो होते हैं तो पार्टी के अस्तित्व पर, आइडेंटिटी पर सवाल उठेगा। देखिए इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है कानूनविद है, पटना हाई कोर्ट के प्रैक्टिशनर लॉयर हैं आशीष सिन्हा, और लॉ के छात्रों को पढ़ाते भी हैं, मतलब प्रोफेसर भी हैं। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो बिहार टॉप में। हमें भी यह क्यूरियोसिटी है और हमारे दर्शक भी, और बिहार के कई लोग होंगे जिनको शायद इस केस के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी कि केस क्या है। केस है, ये सब जानते हैं कि जमीन के बदले नौकरी। जब लालू यादव 2004 से 9 के बीच रेल मंत्री थे तो उस समय ये कांड हुआ बिहार में। अब आज जो कार्रवाई हुआ, पहले हमें बताइए कि आज जो कार्रवाई हुआ वो क्या था, सीबीआई जो चार्जशीट दाखिल की थी वो क्या था, कितने लोग इसमें अभियुक्त हैं, कितने लोग, मतलब पूरा मामला जो है वो बताइए। देखिए, एक ये प्रोसेस है पूरा। जब कोई क्रिमिनल केस इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे यहाँ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जी, तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट सबमिट किया, और सीबीआई ने चार्जशीट सबमिट किया था दो भागों में किया, जिसमें कुल 93 लोगों के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट सबमिट किया था, जिसमें कि लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव, ये लोग सब लोग इंक्लूडेड थे। जिसमें से आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। एक प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है, चार्जशीट सबमिट हो गया तो अब कोर्ट का कार्रवाई चलेगा। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य आए उनके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट सबमिट किया। तो टोटल आज 41 लोगों के ऊपर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। चार्ज फ्रेम क्या होता है? चार्ज फ्रेम होता है, एक प्रोसेस है कि जो सबूत इन्वेस्टिगेशन के दौरान आती हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सबूतें आती हैं उसको पुलिस जो सबमिट करती है, उसके बाद कोर्ट उसको प्रिसाइज रूप से देखता है कि किन किन लोगों के ऊपर क्या क्या आरोप गठन हो रहा है। तो आरोप का गठन किया गया, तो जिसमें से 41 लोग, जिसमें से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोग भी हैं, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया कोर्ट के द्वारा। और अन्य 52 लोग जो थे उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा देखा गया कि नहीं, इनके ऊपर कोई चार्ज ऐसा बनता नहीं है, तो उनके ऊपर चार्ज कोर्ट के द्वारा फ्रेम नहीं किया गया। चार्ज जो फ्रेम किया गया है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत चार्ज फ्रेम किया गया है। और एक सवाल है यहाँ पर, सवाल ये है कि आपने बताया कि 41 लोगों पर चार्ज फ्रेम हुआ जी, और 52 लोगों पर चार्ज फ्रेम कोर्ट नहीं कर पाया। कुछ साक्ष्य तो मिला होगा, कुछ तथ्य मिला होगा, तभी इन 41 लोगों पर जो है वो चार्ज फ्रेम किया गया होगा। सीबीआई ने कुछ तो डेटा दिया होगा जी। अब सीबीआई ने जो डाटा दिया तो कोर्ट ने इसको बोला कि एक संगठित अपराध है, इसलिए इतने लोगों के ऊपर सीबीआई ने भी जब इन्वेस्टिगेशन किया तो एक संगठित अपराध इसको माना। इसलिए सीबीआई ने इनिशियली जब चार्जशीट सबमिट किया तो इतने लोगों के ऊपर चार्जशीट सबमिट किया। बाद में कोर्ट ने उसे प्रिसाइज रूप से देखा कि किन किन लोगों के ऊपर आरोप का गठन हो रहा है, और उन सब चीज़ों को देखने के बाद, तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने जो दोषी लोग, जो दोषी करार हो सकते हैं, दोषी लोग कहना अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन जिन लोगों के ऊपर दोष सिद्धि हो सकती है उन लोगों के ऊपर चार्ज फ्रेम किया। एक प्रोसेस है, जुडिशियल प्रोसेस है। इसके बाद अब प्रोसिक्यूशन का विटनेस होगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस के बाद डिफेंस भी अपना विटनेस लाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में क्या क्या बातें आई हैं, डिफेंस विटनेसेस में क्या क्या बातें आई हैं, उसके बाद कोर्ट जो है आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट अपना कोई डिसीजन देगा। कोर्ट डिसीजन तब देगा जी। कुछ सेक्शन से इसमें लगे हुए हैं, पता नहीं कौन कौन सेक्शन है जी। सजा कितने मतलब क्या सजा का प्रावधान है इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में? मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल तक का पनिशमेंट है। 10 साल तक जी का जी, 3 से 6 साल। और बाकी जो जैसे लालू प्रसाद यादव को पहले भी कन्विक्ट किया गया है, तो कोर्ट कितना उनका इन्वॉल्वमेंट देखता है इस चीज़ों में, क्योंकि एक संगठित अपराध के रूप में कोर्ट ने इसको माना है। और लालू प्रसाद यादव उस समय संवैधानिक पद पे थे, रेल मंत्री थे, और उनके रेल मंत्रित्व काल में ही लोगों को जो नौकरियां दी गई, जो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे या बैकडोर से जिनको नौकरी दी गई, उनके बदले उनसे ज़मीन लिया गया, ज़मीन भी लिया गया,
अगर कहा जाए तो कहीं गिफ्ट डीड है, कहीं जो कंसिडरेशन मनी है, जो जमीन का वास्तविक मूल्य होना चाहिए उससे एक वास्तविक मूल्य को बहुत कम करके लिया गया। तो ये अपने आप में एक अपराध तो है। अब ये देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक तथ्य इसमें और है आशीष जी, जी, मैं जोड़ना चाहूंगा। तथ्य है कि इसमें जो बयान लिया गया है, जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जमीन गिफ्ट के तौर पर, जैसे गिफ्ट डीड आपके वो कह रहे हैं, गिफ्ट के तौर पर लालू परिवार को दिया। कुछ जमीन तेजस्वी यादव के नाम पर रजिस्ट्री हुआ, कुछ राबड़ी देवी के नाम पे हुआ, कुछ उनकी बहनों के नाम पे, अलग अलग तरीके से रजिस्ट्री कराया गया। अब उसमें जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसके लिए बजाबते जो हमारा जमीन का मूल्य है, मतलब उस समय, उस टेन्योर में जिस समय ये हो रहा था, जो जमीन की कीमत थी वो पैसा जो है वो हमें मिल गया है। तो क्या ये डिफेंड कर पाएगा लालू परिवार को? देखिए, जहाँ तक आपने कहा गिफ्ट डीड में पैसा उनको मिल गया है, तो गिफ्ट डीड तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के बाद ही कोई किसी को करता है, और गिफ्ट में किसी भी प्रकार का कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं होता है। अच्छा। कोई भी अगर गिफ्ट करेगा तो अपने जान परिचित चिन्हने वाले लोग या फिर जिनसे वो बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, या अपने परिवार के लोगों के बीच में जनरली लोग गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ जो गिफ्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने गिफ्ट किया है, तो उनसे लालू परिवार का क्या संबंध था, क्या संबंध नहीं था, या केवल नौकरी पाने के लिए उनके द्वारा गिफ्ट किया गया। अगर नौकरी पाने के लिए उनके द्वारा जमीन गिफ्ट किया गया और उनके द्वारा गिफ्ट लिया गया, उनके बदले उनके परिवार के जनों को नौकरी दी गई, तो ये तो कानूनी रूप से कहीं भी सही नहीं है, और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आप सेल डीड की बात कर रहे हैं, सेल डीड में जो कंसिडरेशन मनी होता है, तो कंसिडरेशन मनी मार्केट वैल्यू को डिसाइड होता है कि किस जमीन के कितना मार्केट वैल्यू होगा। और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी देखा जाए, तो जहाँ तक बात है कंसिडरेशन जमीन को लेना, तो जो कंसिडरेशन मनी जो कह रहे हैं परिवार वाले कि हम लोग को मिल गया कंसिडरेशन मनी उस समय के हिसाब से, वो परिवार कह रहे हैं कि हमें मिल गया है, मिल गया। तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि वो कंसिडरेशन मनी जो कह रहे हैं कि हमें मिल गया, तो ये जांच में कहीं ना कहीं आया होगा कंसिडरेशन मनी मिला या नौकरी मिला उनके परिवार के सदस्यों को। क्योंकि ज़मीन, जहाँ तक मुझे पता है इस केस के बारे में, कि जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तो देखा गया कि कुछ लोग जिन्होंने ज़मीन लालू परिवार के नाम से, उनके पत्नी के नाम से, पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई हैं, वो भी वही संवैधानिक पद पे थी, उनके पुत्र के नाम से, अवयस्क पुत्र के नाम से, पुत्रियों के नाम से जो ज़मीनें लिखी, तो उन लोगों के आय का स्रोत उस समय क्या था, ये भी बात गौर करने की बात होगी। कोर्ट जब इस बात को डिसाइड करेगा, तो इन सब चीज़ों को भी कोर्ट डिसाइड करने से, अपना जजमेंट सुनाने से पहले देखिए, क्योंकि कोर्ट जो है वो, न्याय जो है वो सबके लिए है, और कोर्ट का यही, हम लोग का इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है ये यही कहता है कि दोषी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अब ये तय करना कि लालू परिवार और लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र या उनके परिवार के सदस्य लोग जो भी हैं, या 41 लोग जिनके ऊपर चार्ज आज फ्रेम किया गया, तो उनमें से दोष किसके किसके ऊपर सिद्ध होता है, ये मेन बात होगा। ये मेन बात होगा जी। कितना समय इसमें लग सकता है? अभी देखिए, जुडिशियल प्रोसेस है, तो जुडिशियल प्रोसेस में तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। ऐसे आज चार्ज फ्रेम हुआ, तो उनके पास एक क्रिमिनल रिवीजन वो लोग फाइल कर सकते हैं। चार्ज फ्रेम के अगेंस्ट अपील तो नहीं होगा, क्रिमिनल रिवीजन वो लोग फाइल कर सकते हैं। अगर कोई इलीगलिटी लगता है, उनके कानूनविद बताएंगे कि क्या इलीगलिटी है या क्या किया सकता है। नहीं तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा शुरू। प्रोसिक्यूशन विटनेस में कितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी होंगे, इन्वेस्टिगेशन में कितने लोगों ने काम किया उनका भी होगा, किन के यहाँ से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, उन सब चीज़ों को पुलिस ने कैसे लेकर के आया, कैसे सीजर लिस्ट में कैसे सीज किया है, क्या सेल डीड को प्रस्तुत किया गया है, उसको करने में एविडेंस एक्ट में जिस तरह से बताया गया उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया। तो कोर्ट इन सब चीज़ों को देख के तब फैसला कोर्ट से करेगा। कोर्ट दूसरे पक्ष को भी पूरा अपना बात रखने का पूरा मौका देगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केवल सीबीआई और जो स्टेट है, स्टेट की बातों को सुनते हुए ही उन लोगों को सजा याफ्ता कर देगा। डिफेंस का भी पूरा मौका मिलता है जुडिशियल सिस्टम में। तो पूर्व में भी, लेकिन एक और मामला है ना, हिस्ट्री सीटर जो शब्द होता है, पूर्व में भी तो लालू प्रसाद यादव सजा काट चुके हैं, इसका भी असर पड़ेगा? देखिए, पूर्व में भी लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला के मामले में उनके ऊपर दोष सिद्धि तो हुई है, और वो जेल भी रहे हैं और जेल से निकले भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट जो कहलाता है, जिसको कोर्ट डिसाइड करता है, तो ये तो है। उस समय वो संवैधानिक पद पे थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे जब चारा घोटाला का आरोप उनके ऊपर लगा। उनके साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, उनके ऊपर भी ये आरोप, कई ब्यूरोक्रेट्स थे, इनके ऊपर भी लगा। तो लेकिन ये मामला उनसे अलग है। ये मामला तो खैर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के द्वारा अगर किसी भी तरह का लाभ किसी को पहुंचाया गया हो अनुचित रूप से, तो ये उन सब चीज़ों उनके लिए है। और क्योंकि इससे लाभान्वित उनके परिवार के सदस्य भी हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से, इसलिए उनको भी दोष, उनके ऊपर भी चार्ज फ्रेम किया गया। मुश्किल में तेजस्वी यादव हैं।
अब देखा जाएगा कि संलिप्तता कितनी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पे क्या है कि जब ये हुआ, चूंकि 39 लोगों में वो भी शामिल है, 39 लोगों के ऊपर वो भी शामिल हैं, लेकिन संलिप्तता देखी जाएगी। अब तेजस्वी यादव के ऊपर गिफ्ट डीड जो हुआ या फिर जो सेल डीड हुआ, उसका कंसिडरेशन किसने पे किया, क्या पे किया, उस समय तेजस्वी यादव का आय का स्रोत क्या था, ये भी देखना होगा। अब कोई पुत्र के लिए उसके पिता ने अगर कुछ कर दिया तो उसकी संलिप्तता देखेगी, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनकी कितनी संलिप्तता होती है। इसलिए मैंने बताया कि सजा का जो प्रावधान है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक का है। तो जैसे जैसे दोष सिद्धि होगी उसके हिसाब से कोर्ट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेगा और कोर्ट उसको सजा देगा, या अगर ये लोग बरी होते हैं, कोर्ट को अगर ऐसा नहीं लगता है तो कोर्ट बरी भी कर सकता है, ये तो कोर्ट के ऊपर है। और सजा भी होती है तो इनके पास अपील का प्रावधान है, अपील कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो मामला आप समझ रहे होंगे, इसलिए हमने सोचा कि जरा कानूनी पक्ष समझे। राउज़ कोर्ट में आज फैसला जो आया उसके बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर लालू परिवार इस गिरफ्त में आता है, कोर्ट का अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है, तो आप समझिए कि एक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी दल है, हालांकि सीटें कम है इस बार, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रेजेंस जो फील हम कर पाते हैं उस पर सवाल उठने लगेगा। तो इस मामले को हम आगे और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।